आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधा समय में पीछे चलते हैं। तारीख है 21 अप्रैल 1526। पानीपत के उस धूल भरे और बेहद तनावपूर्ण मैदान की कल्पना कीजिए। भयंकर गर्मी का दिन है और हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी है, बिल्कुल वैसी खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये पुरानी सदियों से चली आ रही युद्ध शैलियों और एक बिल्कुल नई घातक सैन्य तकनीक के बीच की पहली असली टक्कर थी। अब एक पल के लिए इस गणित पर गौर करते हैं। सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज को कैसे हरा दिया। सुनने में ये बिल्कुल असंभव लगता है ना? एक तरफ ऐसा सुल्तान था जिसकी सेना के सामने पूरा मैदान छोटा पड़ रहा था, और दूसरी तरफ मध्य एशिया की धूल भरी राहों से आया एक योद्धा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उस दिन कागज पर तो बाबर की हार पूरी तरह से तय लग रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे गणित को पलक झपकते ही पलट कर रख दिया? असल में ये दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों का आमना सामना था। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी विशाल सेना और खूंखार युद्ध हाथी। ये उस समय के पारंपरिक भारतीय युद्ध का चरम था, जो पूरी तरह से सैनिकों की संख्या और शारीरिक बल पर टिका था। वहीं दूसरी तरफ था बाबर। माना कि उसकी सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो इस उपमहाद्वीप ने पहले कभी नहीं देखा था। आधुनिक तोपें और एक कमाल की अनुशासित फुर्तीली घुड़सवार सेना। सीधे शब्दों में कहें तो ये पारंपरिक बाहुबल और आधुनिक तकनीक की एक क्लासिक लड़ाई थी। और यहीं से युद्ध के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत होती है, जहां हाथियों का सामना सीधा बारूद से होने वाला था। इतिहास इसे बारूद की पहली गड़गड़ाहट के रूप में याद रखता है। जरा सोचिए, जब बाबर की तोपों ने पहली बार आग उगली होगी तो वो शोर कितना कान फोड़ देने वाला रहा होगा। हिंदुस्तान की धरती और आसमान ने इससे पहले ऐसा भयानक शोर कभी सुना ही नहीं था। ये सिर्फ एक हथियार का वार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। इस एक आवाज ने दुश्मन के हौसले को पहली ही झटके में चकनाचूर कर दिया। उस कान फोड़ू शोर का नतीजा क्या हुआ? एक भयानक चेन रिएक्शन। सबसे पहले तोपों ने जोरदार धमाका किया। उस अनजाने और डरावने शोर से लोदी के सबसे बड़े हथियार यानी उसके युद्ध हाथी बुरी तरह से घबरा गए, और फिर जो हुआ वो सबसे विनाशकारी था। उन दहशत में आए हाथियों ने पीछे मुड़कर अपनी ही विशाल सेना को कुचलना शुरू कर दिया। मतलब तकनीक के एक छोटे से प्रयोग ने लोदी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी अफरा तफरी के बीच बाबर ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला, वो घातक रणनीति जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। इस मास्टर स्ट्रोक का नाम था तुगलमा। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करके दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं थी। जब लोदी की सेना अपने ही हाथियों के पैरों तले कुचली जा रही थी, उनमें भगदड़ मची थी। ठीक उसी वक्त बाबर की बेहद तेज घुड़सवार सेना ने किनारों से हमला कर दिया। उन्होंने एक चक्रव्यूह की तरह लोदी की घबराई हुई सेना को चारों तरफ से जकड़ लिया। दुश्मन के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और नतीजा? महज कुछ ही घंटों के भीतर उन 12,000 सैनिकों ने 1 लाख की विशाल सेना को पूरी तरह से धूल चटा दी। इस बात ने यह साबित कर दिया कि विशाल संख्या कभी भी आधुनिक तकनीक और एक चतुर फुर्तीली रणनीति का मुकाबला नहीं कर सकती। और इसी एक ऐतिहासिक जीत ने भारत में एक नए विशाल साम्राज्य की मजबूत नींव रख दी। अब समय के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बाबर के पोते अकबर ने इस युद्ध मशीन को और भी ज्यादा आधुनिक और खतरनाक बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि अकबर ने पानीपत की गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसे पता था कि हाथी अचानक बेकाबू हो सकते हैं, तो उसने क्या किया? उसने अपने युद्ध हाथियों को लोहे के मजबूत और अभेद्य कवच से ढक दिया। एक तरह से उन्हें 16वीं सदी के चलते फिरते टैंक बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बंदूकों और बारूद का एक ऐसा विशाल जाल बिछाया जिससे बच निकलना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव था। ये पुरानी ताकत और नई तकनीक का एक बेहद खतरनाक और सफल मिश्रण था। इस आधुनिकीकरण का असर देखिए। 1526 में जो शुरुआत महज 12,000 थके हुए सैनिकों से हुई थी, वो अकबर के शासनकाल तक आते आते काबुल से लेकर बंगाल तक फैल गई।
हम बात कर रहे हैं लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल साम्राज्य की। और ये सब उसी तकनीकी और रणनीतिक क्रांति का सीधा परिणाम था, जिसकी शुरुआत पानीपत के उस मैदान से हुई थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। चलिए देखते हैं कि बारूद की गूंज से शुरू हुई इस विशाल विरासत का अंतिम अध्याय कैसे लिखा गया। सदियां बीत गईं। 1526 में जिस साम्राज्य की शुरुआत बारूद के धुएं, तोपों की गड़गड़ाहट और जीत के जश्न के साथ हुई थी, 1857 आते आते उसकी ताकत पूरी तरह से बिखर चुकी थी। 1857 का विद्रोह विफल रहा और अंततः 1862 में म्यांमार के रंगून में एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी के अंदर इस शक्तिशाली वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने निर्वासन में अपनी अंतिम सांस ली। एक इतनी शानदार शुरुआत का ऐसा दर्दनाक अंत। अंतिम सम्राट जफर की लिखी हुई ये पंक्तियां किसी का भी दिल चीर सकती हैं। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। सोचिए जरा, जो साम्राज्य कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, जिसने इतने बड़े भूभाग पर राज किया, उसके आखिरी वारिस को मरने के बाद अपनी ही मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। महलों की चकाचौंध से लेकर एक गुमनाम कब्र तक का ये सफर बेहद मार्मिक है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि सैन्य ताकत, आधुनिक तोपें और शानदार रणनीतियां किसी को भी एक साम्राज्य तो दिला सकती हैं, लेकिन वे उसे हमेशा के लिए बचाकर नहीं रख सकती। सत्ता का असली रहस्य भारी हथियारों में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास में छिपा होता है जिन पर शासन किया जाता है। जिस दिन वो विश्वास टूटता है, बड़ी से बड़ी तोपें भी किसी साम्राज्य को ढहने से नहीं रोक सकती। और जाते जाते एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे आज के युग से जुड़ता है। आज की दुनिया में जहां तकनीक पहले से कहीं ज्यादा हावी हो चुकी है, क्या आधुनिक महाशक्तियां भारी तकनीकी ताकत पर अधिक निर्भर करती हैं या उन लोगों के स्थायी विश्वास पर जिन पर वो शासन करते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार इतिहास के एक और शानदार